उधर यूक्रेन ने दावा किया कि सेना ने रूस के कंट्रोल वाले एक इलाके में 13 बार एयर स्ट्राइक कर वहां भयंकर तबाही मचा दी। मतलब 24 घंटे के अंदर ही यूक्रेन ने पुतिन से बदला ले लिया। हालांकि यूक्रेन ने यह जानकारी नहीं दी कि यह हमला किस इलाके में किया गया। एक रोज पहले ही पुतिन ने कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ हमला बोला था और आसमान से इतनी मिसाइलें बरसाई थीं कि पूरा यूक्रेन थर्रा गया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन की सेना ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर 95 मिसाइलों से हमले किए थे। इसके अलावा हमले के लिए रूस ने 8 आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 का भी इस्तेमाल किया था। यूक्रेन का आरोप है कि पुतिन की सेना ने यूक्रेन के शहरों में मौजूद पावर स्टेशनों को मिसाइलों से निशाना बनाया, जिसकी वजह से यूक्रेन के कई शहरों की बत्ती गुल हो गई थी। यहाँ तक कि यूक्रेन में मौजूद यूरोप के सबसे बड़े जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट की भी बिजली चली गई थी। मतलब पुतिन की सेना ने एक साथ यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाकर जेलेंस्की को बड़ी चोट पहुंचाई थी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूसी सेना के इस हमले के बाद से ही यूक्रेन ने भी जवाबी हमले की तैयारी शुरू कर दी और फिर यूक्रेन की सेना ने 24 घंटे के अंदर ही पुतिन की फौज पर हमला बोल दिया। यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना ने रूस के कंट्रोल वाले एक इलाके में एक सैन्य ठिकाने पर ताबड़तोड़ 13 मिसाइलें दागी, जिसमें हथियार के 3 डिपो और पुतिन की सेना की कई चौकियां तबाह हो गई। यूक्रेन का यह भी दावा है कि उसके इस हमले में रूसी सेना के 800 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं। हालांकि यूक्रेन की तरफ से यह जानकारी नहीं दी गई उसकी सेना ने किस इलाके में पुतिन की फौज को निशाना बनाया। इधर केंद्र सरकार ने बीएसएफ में अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान कर दिया। उन्हें बीएसएफ में 10% आरक्षण दिया जाएगा, जिसका ऐलान केंद्र सरकार ने कर दिया। इतना ही नहीं, उन्हें आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। हालांकि वो इस बात पर निर्भर करेगा कि जो अग्निवीर बीएसएफ में भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं वो पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के। इससे पहले गृह मंत्रालय असम राइफल्स और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की भर्तियों में भी अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा कर चुका है। इस बीच सऊदी अरब में रमजान के दौरान बनाए गए नए नियमों पर विवाद हो गया और कई देशों के मुस्लिम समुदाय के लोग उस पर भड़क गए, क्योंकि 22 मार्च से शुरू हो रहे रमजान के महीने में सऊदी अरब जाने वाले लोगों को सख्त नियमों का सामना करना पड़ेगा। वहां सरकार ने इससे जुड़े 10 पॉइंट वाले दिशा निर्देश जारी किए हैं और रमजान के दौरान इनका सख्ती से पालन करने की तैयारी कर ली है। मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद अहम मक्का और मदीना के देश सऊदी अरब की सरकार ने ये कड़े नियम लोगों की सहूलियत के लिए बनाए हैं, लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले कई मुस्लिम इससे नाखुश बताए जा रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने 22 मार्च से शुरू हो रहे रमजान के दौरान मस्जिदों में लाउडस्पीकर की संख्या कम करने का फैसला किया। इसके अलावा दान देने पर और मस्जिद के अंदर अजान के प्रसारण पर भी रोक लगाई गई। साथ ही रोजेदारों पर भी नजर रखी जाएगी और उन्हें इमाम की निगरानी में भोजन मिलेगा, जिसे मस्जिद परिसर में तैयार किया जाएगा, लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं। और इस दौरान मस्जिद के इमाम इन सारी तैयारियों पर नजर रखेंगे और अपनी देखरेख में रोजेदारों को वो खाना बंटवाएंगे। सऊदी अरब में पिछले साल भी मस्जिदों में अजान के दौरान लाउडस्पीकर की आवाज को कम कर दिया गया था और इस बार भी वहां अजान के दौरान लाउडस्पीकरों की आवाज कम रखी जाएगी। यही नहीं, उनकी संख्या कम करने की भी तैयारी है। इसके अलावा बच्चों को मस्जिद लाने पर रोक लगाई गई है। सऊदी अरब की सरकार का कहना है कि ये सारे नियम रमजान के दौरान शांति और साफ सफाई बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन कई देशों के मुस्लिम समुदाय के लोग इस बात पर भड़के हुए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इन नियमों से इस्लाम का असर कम होगा। यानी एक मुस्लिम देश के बनाए गए नियमों का मुस्लिम समुदाय ही विरोध कर रहा है। हालांकि सऊदी अरब की सरकार ने सफाई दी और दावा किया कि इससे रमजान के दौरान लोगों को सुविधा होगी और मुस्लिम समुदाय एकजुट होगा, लेकिन उसके नए नियमों ने एक नया बखेड़ा तो खड़ा ही कर दिया जो सऊदी अरब के गले की हड्डी बन सकता है। इधर पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली। उन्होंने वहां एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया, जिसे वहां हथियारों की डिलीवरी के लिए भेजा गया था। लेकिन इससे पहले कि ड्रोन से हथियार गिराए जाते, बीएसएफ के जवानों ने उसे देख लिया। इसके बाद उन्होंने ड्रोन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे मार गिराया। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल ने ड्रोन के पास AK सीरीज की राइफल, 2 मैगजीन और 40 गोलियां बरामद की। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने रूस से सुखोई 35 खरीदने की डील फाइनल कर ली है, जिसकी पुष्टि खुद ईरान के एक अधिकारी ने की। इससे पहले खबर उड़ी थी कि रूस ने ईरान से आत्मघाती ड्रोन खरीदने की डील की थी, जिसके बाद वो ड्रोन यूक्रेन के आसमान में मौत बनकर उड़े थे। ईरान के आत्मघाती ड्रोन पिछले साल तब चर्चा में आए थे जब रूस ने कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों की बत्ती गुल कर दी थी और एक बार फिर ईरान और रूस की नजदीकी की खबरों को जोर मिलने लगा, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने रूस से लड़ाकू विमानों की डील कर ली है और बहुत जल्द रूस ईरान को सुखोई 35 देने वाला है। ईरान के एक अधिकारी ने बताया कि ईरान ने कई देशों से लड़ाकू विमानों की डील की कोशिश की थी और आखिरकार रूस इसके लिए तैयार हो गया, क्योंकि 2020 में उस पर हथियारों की खरीदारी से जुड़ा प्रतिबंध खत्म हो चुका है। इसलिए रूस उसे लड़ाकू विमान देने के लिए तैयार हो गया, जिसके बाद ईरान की सेना की ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि ईरान पर लगे प्रतिबंधों की वजह से उसकी वायुसेना और नौसेना के पास सीमित हथियार हैं। ऐसे में सुखोई 35 उसकी वायुसेना को नई ताकत देगा,
जो ईरान के दुश्मन इजराइल समेत पश्चिमी एशिया के देशों के लिए खतरे की घंटी है। सेमाफोर नाम की जिस वेबसाइट ने ईरान और रूस के बीच लड़ाकू विमानों की डील का दावा किया, उसी ने ये भी जानकारी दी कि इजराइल, सऊदी अरब और यूएई रूस पर ईरान से ये डील न करने के लिए दबाव बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि ये डील पश्चिम एशिया में ताकत का संतुलन बिगाड़ देगी। यही नहीं, खबर है कि खाड़ी देशों ने तो रूस से ये तक कह दिया कि अगर डील रद्द नहीं हो सकती तो रूस ईरान को विमानों की डिलीवरी देने में देर कर दे। यानी ईरान और रूस के बीच हुई इस डील ने कोहराम मचा दिया, क्योंकि ईरान और रूस के साथ आने का मतलब अमेरिका, इजराइल, यूरोप और पश्चिम एशिया के देशों के लिए बड़ा खतरा खड़ा हो रहा है। क्योंकि ईरान लगातार इस कोशिश में जुटा है कि वो समंदर से आसमान तक अपनी ताकत बढ़ाए, जिसके लिए वो खूब हाथ पैर मार रहा है। कुछ हफ्ते पहले ही ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा था कि वो अपनी नौसेना की पावर बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं, जिस पर अमल होना शुरू हो गया। क्योंकि ईरान के मीडिया ने दावा किया कि उसकी नौसेना में शाहिद महदवी नाम का युद्धपोत शामिल किया गया है। इसके अलावा ईरान की नौसेना को 10 ताकतवर जहाज भी मिले हैं, जिनसे दुश्मन पर मिसाइलें दागी जा सकती हैं। करीब 2000 टन का शाहिद महदवी ईरान में ही बनाया गया है, जिसका रेडार सिस्टम दुश्मन को चकमा देने में माहिर है और इस पर जमीन से हवा में और जमीन से जमीन पर हमला करने वाली मिसाइलें तैनात हैं। यानी एक तरफ ईरान रूस से लड़ाकू विमान खरीद रहा है और दूसरी ओर नौसेना में नए नए हथियार तैनात कर रहा है, जिससे सबसे ज्यादा इजराइल परेशान है, क्योंकि नेतन्याहू ने बयान दिया कि इजराइल हर परिस्थिति के लिए तैयार है और पश्चिमी देशों को ईरान को रोकना चाहिए। इस बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर अमेरिका की खुली मदद नहीं मिलने पर इजराइल नाराज हो गया। वैसे ईरान की बात आती है तो अमेरिका और इजराइल एक पाले में होते हैं, लेकिन इस बार ईरान के मुद्दे पर अमेरिका फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और ये बात इजराइल के गले नहीं उतर। वो इस बात पर अमेरिका से नाराज भी और इजराइल के एक अधिकारी ने खुलकर ये बात कही। उनका बयान आया कि अमेरिका ने फ्रांस, जर्मनी और यूके के ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, जबकि तीनों देशों के प्रस्ताव से ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकने में मदद मिलती। और यही वजह रही कि इस बार अमेरिका ने इजराइल को निराश कर दिया, क्योंकि अमेरिका ने खुद ईरान पर कई तरह के बैन लगाए। वो उसके परमाणु कार्यक्रम का खुलकर विरोध भी करता रहा है। हालांकि इस मामले में अमेरिका का अपना अलग तर्क है और ईरान में अमेरिकी राजदूत उसे एक मौका देने के मूड में दिखे, क्योंकि उनका बयान आया कि बाइडेन प्रशासन देखना चाहता है कि ईरान अमेरिका को अपने परमाणु हथियारों का मुआयना करने देता है या नहीं। यानी अमेरिका ईरान को एक चांस देना चाहता है और यही बात इजराइल के गले नहीं उतरी, क्योंकि ईरान उसका और अमेरिका दोनों का दुश्मन रहा है। पिछले ही महीने इजराइल ने ईरान पर साइबर अटैक का आरोप लगाया था और दावा किया कि उसकी एक बड़ी यूनिवर्सिटी पर साइबर अटैक किया गया, जिसके पीछे ईरान की खुफिया एजेंसी का हाथ है। और अगले ही महीने उसके दोस्त अमेरिका से उसे झटका लग गया। इधर कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही लाल निशान पर बंद हुए और कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन सेंसेक्स 671 अंकों की गिरावट के साथ 59,135 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 176 अंक लुढ़ककर 17,412 पर बंद हुआ। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ज़ेलेंस्की के सैनिक बखमुत को बचाने की आखिरी कोशिश में जुटे हैं। इस शहर पर कब्जा करने के लिए पुतिन की सेना पिछले कई महीनों से जोर लगा रही है और उसने बखमुत के कई इलाकों को जीतने का दावा भी किया है। लेकिन इसके बावजूद ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने हार नहीं मानी। वो बखमुत के जिस इलाके में भी मौजूद हैं, वहां पुतिन की फौज को जोरदार टक्कर दे रहे हैं। वहां से सामने आई एक तस्वीर में ज़ेलेंस्की की सेना रूसी सैनिकों पर निशाना साधकर रॉकेट की बरसात करती नजर आई। इसी तरह कई दूसरे इलाकों में भी यूक्रेन की फौज अपने शहर को बचाने में जुटी है, जिसके लिए वहां पिछले कई महीनों से भीषण जंग छिड़ी है। इस दौरान बाजी कभी रूसी सेना के हाथ लगती है तो कभी यूक्रेन के। हालांकि रूस का दावा है कि बखमुत से ज़ेलेंस्की के सैनिकों को खदेड़ने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बखमुत की इस लड़ाई में पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप भी रूसी सेना की ताकत बनी हुई है, जिसके लड़ाकों ने पूरे शहर को घेर रखा है और ज़ेलेंस्की के सैनिकों को चुन चुन कर मारने में जुटे हैं। इसीलिए रूस ये दावा कर रहा है कि जल्द ही बखमुत पूरी तरह उसके कंट्रोल में होगा। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमुत में यूक्रेन के जोरदार हमलों में 1500 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की की सेना रूस के कई इलाके छीन चुकी है, जबकि पुतिन की फौज का दावा है कि बखमुत में उसकी घातक मिसाइलों और रॉकेट की मार से यूक्रेन के सैनिकों का मनोबल पूरी तरह टूट चुका है। इसीलिए वो इस शहर को छोड़कर भाग रहे हैं। यानी अगर रूस का ये दावा सही है तो ये ज़ेलेंस्की के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि माना जाता है कि बखमुत पर कब्जा करने के बाद पुतिन के लिए पूरे डॉनबास को जीतने का दरवाजा खुल जाएगा और वहां जीत के बाद यूक्रेन के बड़े औद्योगिक शहर क्रामातोर्स्क और स्लोवियांस्क पर भी हमला आसान हो जाएगा।